Good morning, everyone. So in this lecture, we'll try to understand the basic issue that every student faces is first thing जो UPSC preparation में they face this issue is how to read and analyze the newspaper. ठीक है, there are many questions about newspaper. Like first thing is क्या इसको read करना चाहिए क्या नहीं read करना चाहिए. Second thing is the part that current affairs जो magazine आती है they cover each and every current affairs. So why read newspapers? Third is के like they take time to read newspaper. Like उनको starting में they may take more than 1 hour, 2 hours भी लग जाते हैं to read newspaper. है ना, तो these are the और उसमें से data points कैसे उठाने हैं, how to link that to syllabus. Okay, these are the questions, है ना, including many more questions we'll try to answer in this part. तो this will be a smart way how to analyze newspaper. मतलब there are many videos जो already आपको बताएंगी that how do you have to read कि कौन सा current issue इसमें important है. I'll try to make you understand that how to smartly analyze this newspaper so that आप वो चीजें भी उठा पाओ इसमें से जो बाकी कैंडिडेट्स इग्नोर करेंगे और which you will not even find in your current affairs magazines also. Okay, so first thing is newspaper is not only for reading. There are one thing, एक तो होता है passive reading करना कि आपने ऊपर से just newspaper पढ़ लिया, these are the news issue, तो that is not the right way to read newspaper. Always you have to do active reading. What I mean by active reading is you have to properly think. अगर कोई भी उसमें इशू है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मार्क्ड इश्यूज हैं लाइक वोडाफोन आइडिया का रिलीफ ऑन एजीआर ड्यूज, तो यू हैव टू थिंक कि उसके पीछे सब टॉपिक क्या है. ओके, सो यू हैव टू थिंक उसके पीछे सब टॉपिक क्या है, राइट. तो you read this newspaper starting का 1 page और try to realize कि उसमें से मैंने जो मार्क किया है और जो नहीं मार्क किया, why I have marked only Vodafone Idea या इंदौर वाला केस, why I have not marked the other case. You have to just उस पर read करो. And this newspaper is of 1st of January 2025. मार्क कर रहा हूँ उस पर, एक मिनट, शो नहीं हो रहा, showing ना, कैमरा गेटिंग ऑन, अच्छा कोई नहीं. ओके, सो सॉरी फॉर दिस टेक्निकल इशू. ओके, सो व्हाट आई टोल्ड इज ये हमने इश्यूज बेसिक न्यूज़पेपर में से करने हैं. सो आपने यू हैव अंडरस्टूड कि हाँ इसमें से जो इश्यूज हमने मार्क किए लाइक वोडाफोन आइडिया वाला, दिस इज वन ऑफ द इशू. ओके, सो इसमें दो तरह के इशू होते हैं. वन इज आपको अगर करंट अफेयर का कुछ भी टॉपिक दिख रहा है तो वन इज को एक इशू में आपको करंट न्यूज़पेपर में कभी वो होलिस्टिकली ऐसे नहीं मिलेगा कि कवर्ड होगा, है ना. जो फ्रंट पेजेस पे होगा दे आर लाइक जो इशू धीरे धीरे ग्रो होंगे. जैसे एजीआर वाला इशू है, दिस वाज इन न्यूज आई थिंक 2 years बैक से चल रहा है. तो अगर आप एजीआर का ड्यूज का पढ़ोगे इसमें से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है. वन इज यू हैव टू अंडरस्टैंड एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, दिस इज टर्म रिलेटेड टू टेलीकॉम सेक्टर, राइट. तो अगर प्रीलिम्स में कुछ ऐसा आएगा दे विल ट्राई टू पिक दिस कीवर्ड एंड पुट दैट इन एन एमसीक्यू. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई किस कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी ने पूछा है या किस सेक्टर से रिलेटेड है. तो दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस. वन इज दिस थिंग, तो ये यूपीएससी का फेवरेट है, राइट. सेकंड इज यू हैव टू नॉट आइडेंटिफाई कि इसके अंदर कितना कितना अमाउंट फ्रीज किया है या क्या डेटा है. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि टेलीकॉम सेक्टर में देयर इज करंटली अ क्राइसिस. उसके कॉन्टेक्स्ट में दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट. अगर आप न्यूज को इसको फॉलो करें ना ओवर द पीरियड ऑफ सम मंथ्स, तो अभी ये न्यूज का आपको पता लग जाएगा. अच्छा, एजीआर ड्यूज का ये इशू था दैट वट एवर द रेवेन्यूज द टेलीकॉम सेक्टर गेट, उसका कुछ पार्ट आपको लाइसेंसिंग फीस एंड स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस के फॉर्म में देना होता है गवर्नमेंट को. तो गवर्नमेंट ने क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट में देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट. तो कॉन्फ्लिक्ट वाज इन द सेंस दैट जो प्राइवेट सेक्टर कहता था दैट वोडाफोन ये कंपनीज वगैरह दैट जो आपका कोर टेलीकॉम रेवेन्यू है उसी का शेयर हम गवर्नमेंट को देंगे. बट गवर्नमेंट सेड दैट एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब ये है कि कोर टेलीकॉम रेवेन्यू एज वेल एज नॉन कोर आपका रेवेन्यू ऑल्सो, लाइक कोर टेलीकॉम रेवेन्यू होगा जो आपने कॉलिंग किया एक सेक्टर, उससे आपको जो रेवेन्यू है. नॉन कोर रेवेन्यू होता है फॉर एग्जांपल जैसे आइडिया का कोई बिल्डिंग है वोडाफोन आइडिया का, उसका रेंट उसका जो फॉर एग्जांपल लैंड का प्राइस इंक्रीज हो गया, दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस ऑपरेशंस. बट गवर्नमेंट सेड अब वो रेंट इंक्रीज का भी जो आप टैक्स है वो हमें दोगे इन द फॉर्म ऑफ एजीआर ड्यूज. अब व्हाट हैपेंड इज आफ्टर द एंट्री ऑफ जियो द टेलीकॉम सेक्टर हैज बीन डिसरप्टेड टू मच. अब उस डिसरप्शन से क्या हो रहा है कि देयर इज राइज ऑफ मोनोपोली व्हिच यू आर सीइंग, है ना. मतलब आई थिंक वोडाफोन आइडिया के ओनली 20 करोड़ यूजर्स रह गए व्हिच इज मेंशन्ड हियर. जो जियो है दैट इज अ डोमिनेंट प्लेयर. तो गवर्नमेंट डज नॉट वांट कि यहाँ पे मोनोपोली हो जाए.
करेक्ट. अच्छा, लिंक दैट टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आल्सो. यूपीएससी आस्क्ड क्वेश्चन ना दैट उसके ई कॉमर्स के सेक्टर में कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए. सिमिलरली टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट डज नॉट वांट कि मोनोपोली हो. तो यहाँ यू कैन सी द नोट सेड दैट द टेलीकॉम सेक्टर वाज हाईली कंसंट्रेटेड and that the government would like to have multiple players in such critical sectors. This is the government stand. तो गवर्नमेंट ने क्या किया इसमें, एक तो एजीआर ड्यूज है जो उन्होंने टैक्स लेना था, उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया कि उनसे 10 साल बाद लेंगे. 10 साल में 2031 से लेके 2041 में ये 10 साल के पीरियड में लेंगे. सो दैट अभी इनके पास कैश नहीं है टेलीकॉम सेक्टर के पास, सो दे कैन नॉट रन द बिजनेस ऑपरेशन. इफ गवर्नमेंट उन पे ये बर्डन डालेगी विच दे लीगली कैन, what will happen is this sector में अंदर ये जो वोडाफोन आइडिया, this will collapse. अगर ये collapse कर जाएगी, there will be only one company, and you know if you have read economics, monopoly is very dangerous. Then they can charge. अगर monopoly में हो जाएगा, this will be a seller's market, है ना. अगर seller चाहेगा, आज आपको फोन का जो आपका रेंट है या बिल है वो इंक्रीज करता है 2000 रुपीज, तो यू विल हैव नो ऑप्शन. मतलब यहाँ पे अब मैं इकोनॉमिक्स का सोच कैसे रहा हूँ कि बायर्स मार्केट और सेलर्स मार्केट, ये भी टर्म्स है स्पेसिफिक. सेलर्स मार्केट का मतलब जो सेलर है उसके पास मोनोपोली है तो ही कैन चार्ज एनीथिंग. बायर्स मार्केट का मतलब होता है, मतलब बायर्स है. फॉर एग्जांपल आई हैव ऑप्शन, आई कैन बाय दिस टूथपेस्ट, आई कैन बाय, अगर मुझे ये अच्छा नहीं लगा तो मैं कोई और 10 तरह की और टूथपेस्ट है, सेंसोडाइन है मेरे पास, कोलगेट है, आई कैन बाय दैट, है ना. तो ऐसे आपको इस चीज में सोचना है, राइट. तो आपको टेलीकॉम सेक्टर का प्रॉपर कि क्या क्या इश्यूज है उसमें, व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. जैसे हमने मेंस आंसर राइटिंग में किया, तो टेलीकॉम सेक्टर बिकम्स इंपॉर्टेंट इन दिस. दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक इन दिस डायरेक्शन कि इसमें से प्री में क्या क्वेश्चन बनेगा और इसमें से मेंस में कैसे क्वेश्चन बन सकता है. ओके, सो व्हाट वी डिड इज कि मैंने इसको पैसिव रीडिंग नहीं किया. आई थॉट कि इसके बैकग्राउंड क्या है. आई हैव रिसर्च्ड अबाउट दिस. अगर मुझे ये कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, फॉर एग्जांपल मैं अभी न्यू हूं तैयारी के, है ना, आई हैव जस्ट स्टार्टेड 6 months इनटू द प्रिपरेशन, मेरे को नहीं पता टेलीकॉम सेक्टर में इतने इशू है ना. तो व्हाट आई विल डू इज एटलीस्ट आई विल ट्राई टू रीड दिस. यू कैन यूज योर चैट जीपीटी, यू कैन यूज योर गूगल, है ना. उसके अंदर कोई द हिंदू का पुराना आर्टिकल पढ़ो, तो ट्राई के टेलीकॉम सेक्टर में क्या इशू है वो आइडेंटिफाई करो. तो इस न्यूज के पीछे जो थीम है, दैट वाज द क्राइसिस इन द टेलीकॉम सेक्टर, दैट यू हैव टू रीड. दैट इज योर पार्ट ऑफ GS3 में आ सकता है. तो दिस इज द वे यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स. यू हैव टू थिंक, नॉट पैसिव रीडिंग. अच्छा, सिमिलरली नाउ यहाँ पे इंदौर में रिसेंटली, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव सीन कि इंदौर दो कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया. इसमें डेथ अभी 10 डेथ हो चुकी है, 2000 पीपल आर सिक बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर. ओके, सो अब इसके अंदर 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट हो रही थी कि ये इशू क्यों हुआ, है ना. तो अगर आप कहीं ना कहीं मेंस के पर्सपेक्टिव से इफ यू रीड के वाटर पोल्यूशन का या वाटर कंटेमिनेशन का, तो ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हो. अच्छा, सो इन दिस आई फाउंड अ वेरी गुड थिंग. आई थॉट ऑफ इट एज अ केस स्टडी. अच्छा, यू जस्ट थिंक कि ये आपको केस स्टडी में आ गया, दैट एन ऑफिस GS4 में केस स्टडी में आया, एन ऑफिशियल वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड एज टू सस्पेंडेड इन दिस केस. तो ये इशू है कि मध्य प्रदेश के एक गांव में या एक सिटी में कंटेमिनेशन ऑफ वाटर हुआ है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है, दैट पीपल आर प्रोटेस्टिंग, जो अभी हो रहा है. एंड उस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है, इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है. तो ये उसके अंदर स्टेक होल्डर है. तो आई थॉट कि अगर ऐसा केस स्टडी आए और यूपीएससी ऐसा ही केस स्टडी पूछेगा जो रियल लाइफ से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होगा, आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर यही केस स्टडी 2026 में यूपीएससी डाल दे बाय कटिंग द नेम्स के इंदौर नहीं डालेगा ऐसा. तो नाउ यू हैव टू थिंक इन दिस डायरेक्शन कि इसके अंदर क्या क्या कीवर्ड्स है और क्या क्या स्टेक होल्डर्स है. इसके अंदर क्या स्टेक होल्डर्स है, लाइक सब डिविजन इंजीनियर योर शुभम श्रीवास्तव. नेक्स्ट विल बी योर चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, योर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, योर चीफ मिनिस्टर ऑफिस, पब्लिक, है ना. तो ये आपके स्टेक होल्डर्स हो गए. नाउ यू थिंक इस इशू को कैसे सॉल्व करना है. शॉर्ट टर्म हो गए कुछ सिनेरियोज आप सोचोगे, लॉन्ग टर्म सोचोगे. दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक. अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होगा, योर एबिलिटी टू थिंक इन केस स्टडी विल वाइडन. बिकॉज व्हाट हैपेंस जनरली इन दिस, अगर आप ऐसा न्यूज पढ़ोगे ना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कीवर्ड्स मेंशन होते हैं, लाइक एक्स ग्राशिया कंपनसेशन, है ना. तो आप वो कीवर्ड डायरेक्टली लिख सकते हो. अगर कोई सेम सिमिलर लाइंस में केस स्टडी है तो यू कैन राइट कि हम जो डिसीज फैमिलीज है उनको एक्स ग्राशिया कंपनसेशन दे सकते हैं, है ना. तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है. तो जस्ट आपको रियल लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन का आपको लाइक टेस्ट मिल जाएगा कि हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन थिंक्स, और वो कैसे एक विद ड्यू प्रोसेस किसी चीज को फॉलो करते हैं और कैसे इन चीजों को सॉल्व करते हैं इश्यूज को. तो आपके केस स्टडीज में यू विल हैव अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, है ना. तो आपने यहाँ पे जस्ट GS3 एंड GS4 दोनों एक हिसाब से आपके माइंड में कवर हो गए.
राइट, तो आपने केस स्टडी भी इससे कवर कर ली, दैट इज यू हैव टू थिंक हाउ यू हैव टू थिंक, नहीं तो यू विल फ्लैग दिस न्यूज एज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। तो जस्ट थिंक इन दिस वे ऑल्सो, राइट। अब विल मूव टू बाकी, आप अगर न्यूज देखोगे दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कोई भी न्यूज अगर आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, विल हैव अ टेम्पलेट ऑल्सो कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है ना। अब नेक्स्ट में यू सी पेज नंबर 2 पे दीज आर सिटी वाला न्यूज। इनमें जनरली इफ यू हैव न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ोगे, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी, हर एक स्टेट का आपको सिटी का डिफरेंट मिलेगा। चंडीगढ़ का डिफरेंट होगा, विशाखापट्टनम का डिफरेंट, तो ऐसे डिफरेंट होगा। तो इनमें यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग, है ना। तो अगर आप डेली का भी पढ़ रहे हो तो अगर देख लो कि अगर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर आपका स्टेट इंटरव्यू के लिए कुछ हो सकता है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो तो मे बी डेली के न्यूज वाला इंपॉर्टेंट हो जाए, but generally very less important news are covered in this, तो you can safely skip this, है ना। अब जो स्टेट्स वाला पार्ट है, इसमें जनरली व्हाट हैपेंस इज डिफरेंट स्टेट से इंपॉर्टेंट जो हेडलाइंस है दे आर कवर्ड बाय द न्यूज़पेपर। तो इसमें व्हाट आई फाउंड वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ जीएस मेन सिलेबस, जो रिसेंटली इशू हुआ, दैट एंजल चकमा हु वाज अ त्रिपुरा स्टूडेंट रिजाइडिंग इन देहरादून, उसके अगेंस्ट जो रेशियल वायलेंस हुआ, that becomes very important. That becomes very important as a part of GS1 society. सोसाइटी में रीड अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो उसमें भी रीड ना कि क्या क्या इश्यूज है उसके अंदर आते, कम्युनलिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, रेशियलिज्म हो गया, दिस इज अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, ये आपका एग्जाम्पल वहां कोट होना चाहिए, करेक्ट। ये एग्जाम्पल जब एंजल चकमा को जो हुआ उनके अगेंस्ट जो ये हुआ, तो वो एग्जाम्पल वहां पे आपके आना चाहिए, द राइजिंग रेशियलिज्म इन इंडिया। तो सोसाइटी में आपका एक वो एनालिसिस पार्ट हो गया। सेकंड इज दिस कैन आल्सो बी कोटेड इन एथिक्स आल्सो, किस सेंस में, लाइक लैक ऑफ एम्पैथी इन पीपल, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट आइडेंटिटी आई थिंक दैट पर्सन इज सब ह्यूमन टू मी, वो इंसान मेरे से नीचे है ना। आप उस कॉन्टेक्स्ट में उसको एग्जांपल कोट करोगे कंटेम्पररी को, तो एग्जामिनर को लगेगा दैट दिस पर्सन थिंक्स, इज नॉट जस्ट राइटिंग जो बाकी कोचिंग में एग्जांपल मिल रहा है या रैंडम एग्जांपल्स, दिस पर्सन थिंक्स, न्यूज़पेपर से लेटेस्ट कंटेम्पररी एग्जांपल उठा के लिख रहा है। अच्छा, और इस न्यूज़पेपर में व्हाट आई फाउंड इज, जैसे दे हैड अ स्टेज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर में, तो यहाँ पे कुछ आई फाउंड इज इन्होंने स्लोगन्स लिखे थे, वी आर नॉट चाइनीज वी आर इंडियंस, ठीक है, वर्ड्स कैन वोंट, रेशियलिज्म किल्स, मॉकरी इज नॉट ह्यूमर इट इज वायलेंस। सो आई थॉट कि अगर मेरे को ऐसा कुछ ऐसे आ गया जहाँ पे रीजनलिज्म या फिर रेशियलिज्म का है, तो आई कैन जस्ट एनेक्डोट के फॉर्म में मैं ये लाइंस वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ टू जस्ट गिव द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। मैं ऐसे में अगर ये चीज कोट करूंगा दैट ये चीजें आर नॉट रैंडम दैट आई हैव मेड, बट दीज थिंग्स आर फ्रॉम अ प्रोटेस्ट रिसेंट, मतलब रिलेटिंग टू रेशियल वायलेंस दैट लेड टू डेथ ऑफ एंजल चकमा, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो ऐसे का एक अलग टोन बन के आएगा। तो आपको ऐसे के फॉर्म में भी सोचना है मैं क्या इसमें से चीज उठा सकता हूँ। नाउ दीज थिंग्स यू कैन इजीली कॉपी इन योर नोटबुक। ये आपका ऐसे का एनेक्डोट बन गया। अगर ऐसे आपने एक मंथ में 10 भी एनेक्डोट्स उठा लिए ना, तो यू विल हैव 10 थीम्स ऑफ ऐसे, जिसमें आप 10 तरह के एनेक्डोट्स यूज कर सकते हो, है ना। योर एनेक्डोट तो आपको ऐसे में इजी होगा वहां पे, rather than वहां पे ऑन द स्पॉट थिंक करना, यू विल हैव गुड fodder points here. अच्छा, नेक्स्ट इज यू रीड अबाउट दिस थिंग, चकमा स्टूडेंट यूनियन, नागा स्टूडेंट यूनियन, और ये अपने जो स्टूडेंट फॉरम्स है, दे आर योर प्रेशर ग्रुप्स, दे आर योर प्रेशर ग्रुप्स, तो दे आर पार्ट ऑफ योर GS2। GS2 में आप प्रेशर ग्रुप पढ़े हैं, ये उसका पार्ट है। सो आपको जब भी GS2 में एग्जांपल लिखना है प्रेशर ग्रुप्स का, फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस है, तो यू कोट दिस एग्जांपल्स कि रिसेंटली दे फॉट फॉर द राइट्स ऑफ एंजल चकमा आल्सो, अगेन कंटेम्पररी एग्जांपल। तो दैट गोज बाय आवर फिलॉसफी कि अगर आपके पास कोई एक एग्जांपल है ना, लेस इज मोर, कि आपको कम कंटेंट से उसको ज्यादा जगह कैसे यूज करना है। इसको GS1 सोसाइटी में यूज कर लिया, GS2 प्रेशर ग्रुप्स में, GS4 एथिक्स में भी हमने उसको लैक ऑफ एम्पैथी के एग्जांपल में कोट कर सकते हैं, एंड योर दिस वन ऐसे में कोट कर सकते हैं, है ना। दिस न्यूज इफ यू रीड पैसिवली, आप इसके अंदर सोचोगे यार इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आई कुड हैव एटलीस्ट 4 जगह मैंने इसको यूज कर लिया कि हाँ इसको कैसे मैं यूज कर सकता हूँ, और दैट इज इंपॉर्टेंट। यू हैव टू थिंक कि हर एक सिलेबस के टॉपिक से मैं इसको कैसे लिंक कर सकता हूँ, राइट। ओके, बाकी इफ यू कैन इग्नोर द पॉलिटिकल न्यूज, ओके, जैसे अब ये एग्जांपल आ गया, इन महाराष्ट्र सिविक पोल्स ए मराठी नामा वर्सेस कांग्रेस मैनिफेस्टो फॉर नॉर्थ इंडियंस, जस्ट यू रीड द इंपॉर्टेंट पार्ट, दे वर दे आर डिमांडिंग
कि मराठी नामा का मतलब है मराठी मैनिफेस्टो, तो उसमें डिमांड कर रहे हैं अबाउट 80% रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर डोमिसाइल्स, स्पेशली मराठी पर्सन। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनलिज्म। तो GS2 में जब रीजनलिज्म लिखते हो, यू कैन राइट कि जो महाराष्ट्र में रिसेंटली हो रहा है, आइदर मराठी का जो उसके अंदर मराठी के लिए प्रमोशन हो रही है, या फॉर एग्जांपल दे आर आस्किंग रिजर्वेशन फॉर मराठी डोमिसाइल्स, माइग्रेंट्स अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है, so you can write that as an example to regionalism. You can write that as an example of failure of nation building, है ना? Since post independence, the major aim of government, है ना, it's not just health और education focus करना, it is also nation building, है ना? तो nation building के project में this is one of the biggest failure कि if any state is demanding this या कोई racial violence हो रहा है, तो आपको ये example में लिखना है. Again, this can also be quoted in your essays also. तो आपको ऐसे थिंक करना है. This you can note. Right. हाँ, here again, I read this news. तो जम्मू कश्मीर में what happens is इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं. We think that this will only be asked from the मेंस पर्सपेक्टिव, है ना? जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी हो गया आपका, या नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, you will think that this will only be asked in मेंस, तो मैं इसको प्रीलिम्स में I will ignore this. बट अगर मैंने कुछ रेड में मार्क किया है, that is important in the context of प्रीलिम्स यहाँ पे. तो here a new scheme called village guard scheme, ठीक है, has been started. What they are doing is they are training the local population कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है या क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो यू विल बी दी इम्पोर्टेंट, आप कुछ सेल्फ ट्रेंड होगे, यू विल बी एन इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ डिफेंस वहां पे, है ना? तो अब यूपीएससी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर, अबाउट ऑपरेशन सद्भावना. अब ऑपरेशन सद्भावना क्या था? दैट गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू आउटरीच द लोकल पॉपुलेशन कि उनका ट्रस्ट गेन कर सके, सो दैट जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी को काफी हद तक डिक्रीज किया जा सके. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट यूपीएससी कैन आस्क जो विलेज डिफेंस गार्ड्स है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में अभी रिसेंटली न्यूज में थे. इट कैन से दिस वाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ उत्तराखंड में चाइना अगेंस्ट लोकल्स को ट्रेन करने के लिए. दिस वाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन कम करने के लिए. दिस वाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में लोकल्स को ट्रेन करने के लिए. तो वहां पे यू विल गेट कंफ्यूज कि विलेज गार्ड स्कीम तो चार ऑप्शन सब सेम सेम लग रही है. यहाँ पे आपको एग्जैक्टली यू हैव टू नो दिस थिंग, दैट व्हाई दिस वाज इन कॉन्टेक्स्ट, राइट? Also this is an example of women empowerment, that they are including women as an important part of defense also. This you have to also see. This is how you analyze this thing. ठीक है? Okay, next these you can ignore. Okay, states वाले में one more important I found out was gig workers वाला. अब गिग वर्कर्स का इट इज आस्किंग कि अभी गिग वर्कर्स का बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है. आई थिंक यू मे हैव रेड द न्यूज कि अभी जो गिग वर्कर्स है उनके राइट्स के लिए इवन राज्यसभा में एमपी हैज मतलब उन्होंने काफी उनको दे आर ट्राइड कि उनके जो 10 मिनट डिलीवरी है उसके अगेंस्ट दे आर ट्राइड कि सब ह्यूमन बिहेवियर है, दे आर आस्किंग कि 10 मिनट डिलीवरी हो. सो कहीं ना कहीं ये उनकी सेफ्टी पे इम्पैक्ट करता है. तो हमें वो पॉलिटिकल न्यूज तो ठीक है, हमें उस पर फोकस नहीं करना. एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट व्हाट यू हैव टू फोकस इज कि जो गिग इकोनॉमी है उसका कॉन्टेक्स्ट आपको बताना चाहिए, एंड गिग वर्कर्स के क्या क्या इश्यूज हैं. अच्छा, व्हाई दे आर मतलब गोइंग फॉर नेशन वाइड स्ट्राइक, उन्होंने न्यू ईयर पे नेशन वाइड स्ट्राइक के लिए क्यों किया है, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, है ना? अर्लियर वी रेड अबाउट कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते थे, परमानेंट एम्प्लॉय होते थे. अभी ये रिसेंट न्यूज जो आपका टर्म है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर, ये वो चीज क्या है, एक आपको ये बताना चाहिए, और इनके इश्यूज क्या क्या है. फॉर एग्जाम्पल गिग वर्कर्स को सिमिलर आपको जो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलता, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता, दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर ईपीएफओ वगैरह, है ना? उसके अंदर इनको कुछ ग्रेचुइटी ये कुछ नहीं मिलेगा. इवन 5 साल कोई काम करे उसको ग्रेचुइटी मिलता है ना, गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में भी इनको नहीं मिलता है. सिमिलरली इनका अगर फॉर एग्जाम्पल मई जून के टाइम पे जब लू का टाइम होता है, सो दे हैव टू फेस ऑक्यूपेशन हैजर्ड ऑल्सो. सो वेयर आर दी लेबर कोड्स, क्या लेबर कोड इसके लिए कुछ कर रहा है इनके लिए, जो न्यू जो कैटेगरी गिग वर्कर्स का, कि इनके लिए कुछ कर रहे हैं वो लोग, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो आपको गिग वर्कर्स के इशू पता होना चाहिए. देन यू हैव टू एनालाइज कि गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या किया है, लाइक कोड और सोशल सिक्योरिटी है, उन्होंने इस बार गिग वर्कर्स को डिफाइन किया एज अ न्यू कैटेगरी ऑफ वर्कर. उनके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने दे ट्राइड कि उनके लिए कुछ करे. ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाया इनका. सिमिलरली व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस कि कोई कंट्री में गिग वर्कर्स को रेगुलेट करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है, फॉर एग्जांपल यूरोप में ऐसा, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो यू हैव टू चूज एनालिटिकल अप्रोच.
तो आप ये मेंशन कर सकते हो वन ऑफ द इश्यूज के, हाँ रिसेंटली स्ट्राइक्स भी इंक्रीज हो चुकी है इसमें बिकॉज ऑफ सच इश्यूज। तो आप ये एग्जांपल ऐसे मेंशन कर सकते हो वहां पे। और गिग वर्कर्स एज अ टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मीन्स अगेन, राइट। तो ओके, नेक्स्ट कम्स योर एडिटोरियल्स, जो अगेन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़पेपर में पढ़ना होता है वो एडिटोरियल्स है, जो बाकी लोग स्टार्टिंग वाला इग्नोर कर देते हैं, विच आई वांटेड टू टेल कि स्टार्टिंग वाले आपको इट विल टेक यू 10-15 मिनट्स, मगर आप उसको अच्छे से एनालाइज कर लोगे, इवन 20 मिनट्स भी लग जाएंगे, 5 मिनट एक्स्ट्रा, तो आपका उससे माइंड बिल्ड हो जाएगा कि हाउ हैव टू राइट इन मीन्स, या आपको मेरे को प्रीलिम्स में क्या आ जाएगा। अब ये सेम चीज है, केस स्टडी वाला अप्रोच हो गया, लाइक आई हैव ट्राइड कि वो एग्जांपल मैं ऐसे में लिख सकूं, है ना। एडिटोरियल से बाहर जो हमने पढ़ा वो चीजें आपको करंट अफेयर मैगजीन में नहीं मिलेगा। मतलब यू कैन इग्नोर के वहां से मैं नोट मेकिंग कम कर दूं, बट हाँ कि वो, बट अगर वो आप उसको इग्नोर कर दोगे ऑल टुगेदर, तो आपका कहीं वो माइंडसेट नहीं बन पाएगा। यू विल बी जस्ट रिड्यूस टू स्पून फीडिंग कि करंट अफेयर मैगजीन में कवर हो जाएगा तो मैं कर लूंगा। तो व्हाट आई ऑलवेज से इज एटलीस्ट 1 आवर, चाहे दिन में 2 बार बांट के कर लो, हाफ हाफ आवर, बट न्यूज़पेपर रीडिंग शुड बी कंपल्सरी पार्ट ऑफ योर लाइक डेली डाइट ओनली, कि न्यूज़पेपर रीडिंग करना है मुझे, करेक्ट। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो हियर कम्स योर एडिटोरियल्स। अब एडिटोरियल में से देयर आर टू थिंग्स। एक तो एडिटोरियल की जब आप कोई पढ़ते हो चीज, तो एडिटोरियल में जो फ्लो ऑफ दी होता है ना राइटिंग, आप उस पर ज्यादा फोकस करो। अगर आपको ऐसे करना है ना, तो ऐसे में द फ्लो ऑफ दी ऐसे इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू ट्राई कि ये कैसे फ्लो बना रहे हैं, कैसे सब हेडिंग बना रहे हैं, है ना। तो सिमिलरली यू ट्राई इन द सेंस कि मुझे ऐसे में ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करना है, ऐसे मुझे जो पिछला पैराग्राफ है नेक्स्ट पैराग्राफ से कनेक्ट करना है। सेकंड इज इसके अंदर कुछ डेटा या इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं, या हाउ दे आर कंक्लूडिंग या हाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग, ये चीजें आपको देखनी है। यू हैव टू डायसेक्ट, तोड़ तोड़ के इस चीज को देखना है कि कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं इसमें से सीख सकता हूँ, करेक्ट। अब इसमें से आई हैव ट्राइड टू मार्क द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब दिस एडिटोरियल वाज रिटन बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी विच यू नो, इसरो के हैं, तो दिस टॉपिक इटसेल्फ बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मेंस के लिए एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए ओनली। तो ये जनरली जो टॉपिक्स था मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखा होगा ही हुआ है। तो जस्ट रीड दिस इंट्रोडक्शन, किसमें क्या लिखा है। इंडियन स्पेस जर्नी हैज इवॉल्व्ड बियॉन्ड अ स्ट्रिंग ऑफ स्पेक्टेकुलर मिशंस। It has national pulse and source of daily inspiration. In June 2025, when Group Captain Shubhanshu Shukla displayed the tricolor aboard International Space Station and spoke to the Prime Minister Narendra Modi, it was a moment of pride for every Indian. Prime Minister called it a defining chapter of Amrit Kal. And for many, that moment felt like India's ascent was part of their own heartbeat. It was not just science, it was identity being reshaped through vision and purposeful programs. This paragraph itself is and should be your essay ka introduction. If UPSC and UPSC can easily ask an essay of space program, अगर उस ऐसे पूछना चाहें, तो this is your ready-made introduction. आपको वहां पे सोचने की नीड नहीं है. These are very beautifully written lines. कितना उसमें philosophical perspective है, मैंने अमृत काल से लिंक किया उन्होंने. They are written, it is not just science, but our identity being reshaped through vision and purposeful programs. You see, आप वहां पे ऐसे का सोचोगे, यहाँ पे आप ऑलरेडी इस पैराग्राफ को स्क्रीनशॉट ले लो. दिस यू विल नेवर फाइंड इन योर करंट अफेयर मैगजीन. वो कॉपी नहीं करेंगे तो हिंदू से, है ना, कॉपीराइट पड़ जाएगा नहीं तो ये चीज आपको देखनी है कि ये मेरा ऐसे का रेडीमेड बन गया. नेक्स्ट चीज आप उसका इसका इनका फ्लो देखो. देव रिटर्न कि हाँ इंडिया के कैसे कैसे अभी चंद्रयान 3 हुआ, एक्सपोसैट है, स्पेस टेक्स जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने मिशन किए उनके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया. नाउ उन्होंने बताया इंडिया हैज बिकम द ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर इन स्पेस. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया का राइजिंग स्पेस इकोनॉमी आ जाता है. इसमें उन्होंने 4 या 5 थीम कवर की जो मेंस में आती हैं. तो वो मेंस के 4 या 5 क्वेश्चन है. आई टेल यू. फर्स्ट इज इंडिया का स्पेस इकोनॉमी, फिर है इंडिया का स्पेस विजन क्या है फॉर नेक्स्ट 10 years, ये कवर किया है. लाइक गगनयान, चंद्रयान 4 and 5, डेडिकेटेड वीनस मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. दिस वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन योर यूपीएससी आई थिंक 2018 या 2019 के मेंस में. ठीक है, इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन की बात की थी. ये 2035 तक इट विल बी ऑपरेशनल. तो इसके कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकते हैं. इंडियन ह्यूमंस लैंडिंग ऑन मून, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, सो यहाँ पे एक और चीज देखो. स्पेस टेक्नोलॉजी टुडे वोवन इनटू फैब्रिक ऑफ गवर्नेंस इन डेली लाइफ. इन दिस पैराग्राफ ही हैव टॉक्ड अबाउट कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, इट इज नॉट ओनली कि स्पेस से लिमिटेड है कि वहीं पे हम ह्यूमंस लैंड कर रहे हैं, चंद्रयान मिशन यूज कर रहे हैं. जो सेम टेक है, इट इज बीइंग यूज्ड इनटू आवर डेली लाइफ.
Now think in that context, the UPSC has asked in 2023, I think, or 2022 में पूछा था मेंस में, that how science can be seen in our everyday life. We read कि बहुत टफ टफ हम चीजें पढ़ते हैं, यूपीएससी ने बहुत बेसिक चीज आपको मेंस में पूछी थी, that was asked in I think 15 marker. तो वहां पे आपको साइंस की डाइवर्स डायमेंशंस लिखनी थी. If similar question can come कि how space technology is being used in daily governance and daily life, इसी को मैं क्वेश्चन बना दूं तो यू कैन सी सैटेलाइट का डिलीवर डिजास्टर. अच्छा, ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी बोला गया है कि जनरली थिंक इसके स्पेस पे फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ रुपए खर्चना गगनयान मिशन पे, इज इट जस्टिफाइड कंसिडरिंग दैट वी आर कंट्री ऑफ जिसमें अभी भी पॉवर्टी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत वीक है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में इट इज एन एग्जांपल दैट यस, इसको मल्टीपल डायमेंशन में यूज किया जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी. इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट रॉकेट्स ना. तो सैटेलाइट्स के लिए डिजास्टर वार्निंग हो गया, आपका फिशरमैन को गाइड करना, क्रॉप यील्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम्स, मतलब फार्मर्स के हेल्प करते हैं, रेलवे सेफ्टी, जियो स्पेशियल बैकबोन ऑफ गति शक्ति प्रोग्राम, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो स्पेस इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट लग्जरी बट अ डेमोक्रेटिक यूटिलिटी एक्सेसिबल टू एवरी सिटीजन. दिस इज अ वेरी गुड लाइन. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आई कैन राइट दिस एज अ कंक्लूजन. तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी पे जनरली आप इसमें क्वेश्चन सोचो कि क्या और कहाँ का यूज होती है, आप इसमें सर्च करो इसमें से कि क्या एग्जांपल्स हो सकती है. ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में. Such basic question can also be asked. ठीक है. नेक्स्ट इज दिस थीम दैट ओपनिंग ऑफ फील्ड टू प्राइवेट प्लेयर्स. जो स्पेस सेक्टर में रिसेंटली प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया काफी फील्ड्स में. अब उस कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस इज इंपॉर्टेंट. कि विच आर द स्पेस स्टार्टअप्स लाइक आईआईटी मद्रास में कोई स्टार्टअप है इंक्यूबेटेड, वो स्पेस सेक्टर में आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम. तो वो उन्होंने क्या अपना स्टार्ट किया, रॉकेट लॉन्चेस किए, वो अपने सैटेलाइट, उनका अपना क्या इनिशिएटिव्स है, उनके क्या एम्बिशंस है, दैट इज इंपॉर्टेंट. सिमिलरली जो इंडिया का न्यू पॉलिसी है जो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन. तो दिस इज वन और इम्पोर्टेंट थिंग. तो वी हैव आइडेंटिफाइड लाइक यहाँ पे एक थिंग यहाँ स्पेस विजन, सेकंड इज ये वाला क्वेश्चन, एंड थर्ड इज योर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो पार्टिसिपेशन हो रही स्पेस सेक्टर की, राइट. नेक्स्ट इज इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन विच इज अगेन इंपॉर्टेंट. दैट जो चीज हम कर रहे हैं, ये स्टेम फील्ड जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, उसको और ज्यादा प्रमोट करेगी, इंडिया में साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेके आएगी. तो उसमें एग्जांपल दिए उन्होंने हाउ इट इज एक्चुअली इंस्पायरिंग नेक्स्ट जनरेशन. दैट इंडिया का जो रिसेंट टेक लाइक सेमी क्रायोजेनिक्स, क्वांटम कम्युनिकेशन, ये यूथ को कैसे इंस्पायर कर रही है एंड यूथ इसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा है. तो अगर आपको लिंक करना हो स्पेस टेक को यूथ से, तो दिस यू कैन लिंक इन योर ऐसे और क्वेश्चन भी या तो कर सकते हो. एग्जाम्पल देखिए उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा, तो दिस यू कैन रीड. ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. अब जो लास्ट आ जाता है आपका इसके अंदर ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड लीडरशिप. वन इज कि आपको उसमें मेंस में लिख सकते हो कि हाउ इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विद वर्ल्ड इन द स्पेस इकोनॉमी. सेकंड इज प्लेस पर्सपेक्टिव से यू शुड नो दीज थिंग्स, जैसे नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार निसार हो गया, योर तृष्णा, सीएनईएस, जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3. अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये इनका मैंडेट क्या, इनका फंक्शन क्या, ये आपको पता होना चाहिए. यूपीएससी कैन जस्ट पुट अ टेबल, वहां लिख सकता है निसार सैटेलाइट ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, या ये कहाँ का, इसका क्या मैंडेट है. यूपीएससी इज वेरी फेमस फॉर आस्किंग दीज क्वेश्चंस एक्चुअली. तो अगर प्रोबा 3 लिख दिया, वो कहाँ का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है या नासा का है, वैसे टेबल पुट कर देंगे 1 2 3 करके, तो ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 करके ऐसे क्वेश्चन बना देंगे. तो आपको ये चीज भी देखना, ध्यान देना. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. नाउ कम टू योर लास्ट पैराग्राफ. In this Amritkal, India is not simply not simply participating in the space age. It is So it is saying that in this Amritkal, India is not simply participating in the space age. It is shaping it with ambition, confidence, and purpose. Bharat looks to the stars, knowing that horizon belongs to it too. Bharat looks to the stars, knowing that horizon belongs to it too. दिस इज अ वेरी वेरी गुड कंक्लूजन. अगर कोई भी स्पेस इकोनॉमी पे ऐसे आता है, तो आई थिंक सो योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड. और जो आपका बीच में कंटेंट है ना, ये आपका ऐसे को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, है ना. यू विल हैव वेरी गुड कंटेंट एनरिचमेंट, और आपका ऐसे दूसरों से बेटर दिखेगा कंपेयर टू एनीवन हु इज जस्ट फॉलोइंग करंट अफेयर मैगजीन्स. जस्ट ये जो चीज है ना, प्रॉपर ये आर्टिकल, अगर इसमें 10 मिनट भी लगाओगे ना, तो यू अंडरस्टैंड कि आपको करंट अफेयर मैगजीन से जो बेटर है ना, उससे ज्यादा वैल्यूडेशन यहाँ मिल जाएगी आपको. और आपका थिंकिंग दैट विल डेवलप कि यार इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का, दिस आई कैन यूज इन मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या ये इंट्रोडक्शन ऐसे कंक्लूजन का, दिस यू कैन टेक फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट.
ओके, सो जो अच्छा ये दो चीजें हैं दैट जो राइट साइड पे जो दो आर्टिकल्स होते हैं ना, दे आर वेरी एनालिटिकल आर्टिकल्स। जो लेफ्ट साइड पे आर्टिकल होते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक आर्टिकल्स। ये जनरली आई हैव सीन द ट्रेंड। जैसे लेफ्ट साइड पे आर्टिकल्स मे बी उनको इग्नोर भी कर दोगे, ओके है, बट हाँ जनरली व्हाट हैपेंस इज, जैसे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का पूछा हुआ था, तो दे हैव गिवन वन और टू स्पेसिफिक एग्जांपल्स कि वेस्ट बंगाल में ये इशू आया था या तो हिंदू का डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन था, तो ये उन्होंने दे फाउंड सम इश्यूज, राइट। बट जब सेम चीज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चल रहा है इन इंडिया, उसके आर्टिकल्स दे केम हेयर, ठीक है, आई थिंक 3 और 4 डेज लगातार आते थे। तो दे वर वेरी मोर डिटेल्ड, और वो आपका होलिस्टिक वो टॉपिक कवर कर देंगे। दिस विल नॉट कवर मच ऑफ योर टॉपिक, तो इफ यू वांट यू कैन इग्नोर दिस। नहीं तो स्टिल अगर इसको कर्सरी रीड दे दोगे ना छोटा सा, तब भी मोर देन इनफ होगा। जैसे होल्ड द सेंटर, बांग्लादेश नीड्स अ लीडर हु कैन कीप द एक्सट्रीमिस्ट एट बे। तो आप इसको जनरली पढ़ सकते हो कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स कैसे है ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा जस्ट टू बिल्ड अ कॉन्टेक्स्ट। बट दिस विल नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट फॉर योर मीन्स, राइट। आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ, बट जो राइट वाले दो आर्टिकल्स है दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर यूएस का टैरिफ शॉक, इंडिया का फार्मर फ्यूचर। तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, वन इज न्यूज क्या है दैट यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है 100% टैरिफ ऑन ब्रांडेड एंड पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स फ्रॉम अक्टूबर 1 2025। तो इससे इंडिया का फार्मा सेक्टर पे क्या इंपैक्ट होगा, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इट हैज रेफर टू इंडिया एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अब फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया क्यों बोला जाता है, दैट यू शुड प्रिपेयर। यहाँ पे है ना, ये कीवर्ड है, ये डायरेक्टली आ सकता है आपके GS1 में भी आ सकता है या GS3 में। व्हाई इंडिया इज रेफर टू एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, राइट, बिकॉज इंडिया का जेनेरिक जो है 70% ऑफ द वर्ल्ड जेनेरिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। सच सच एग्जांपल्स यू हैव टू कोट। तो उसके अंदर आपको देखना है कि इसके अंदर क्या कुछ अपने, इसके अंदर होलिस्टिकली इतना कवर नहीं था, बट आई फाउंड इसके अंदर कुछ डेटा निकाला जा सकता था। लाइक जेनेरिक्स है विद 70% ऑफ एक्सपोर्ट टू यूएस, तो जेनेरिक जो है 70% ऑफ जेनेरिक जो एक्सपोर्ट होते हैं यूएस में वो इंडिया से आते हैं, इट इज सेइंग, राइट। बट उसके अंदर इशू भी बता रहा है कि इंडिया में क्या इशूज है। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट है जिससे मेडिसिन बनता है, वो हम चाइना पे डिपेंडेंट है अभी भी 90%, 72%, राइट। तो दैट एक्सपोजेस द सप्लाई चेन रिस्क। नेक्स्ट इज कि इसके अंदर गवर्नमेंट ने अच्छा क्या किया है इस चीज को, सो दैट फार्मा सेक्टर को बेनिफिट हो जाए। सो दिस यू कैन कोट द एग्जांपल कि इंडिया ने रिसेंट जो जीएसटी रैशनलाइजेशन किया है, उसमें ड्रग्स एंड मेडिसिन का रेट 12 से 5% कर दिया है, विद 36 एसेंशियल आइटम्स एट निल। सो दैट इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इस सेक्टर को डोमेस्टिक कंजप्शन इंक्रीज होगा, तो इस सेक्टर का ग्रोथ ज्यादा होगा, करेक्ट। सिमिलरली मेडिकल डिवाइसेस का किया है ना, तो ये एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो। और इसने एक अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस मेंशन किया विच आई कैन टेक फ्रॉम दिस इज, अगर वेस्टर्न सेक्टर है, जो वेस्ट हमारा है वर्ल्ड का, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है लाइक यूएस, यूरोप, है ना, दे आर ट्राइंग कि कहीं ना कहीं इंपोर्ट उनके क्या चल रहा है, ट्रेड वेपनाइजेशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट टैरिफ इंक्रीज कर रहे हैं। जो इंपोर्ट टैरिफ इंक्रीज कर रहे हैं, यूएस ने तो 100% लगा दिया इंडिया के फार्मा सेक्टर पे, स्टील सेक्टर पे भी लगा दिया है ना। तो कहीं ना कहीं इट इज सेइंग दैट इंडिया हैज टू पिवट टुवर्ड्स द ईस्ट। ऑन ईस्टर्न स्केल का मतलब इंडिया हैज टू पिवट टुवर्ड्स द ईस्ट, मींस साउथ ईस्ट एशिया पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया ने इस सेक्टर में क्या किया, लाइक इंडिया की डिप्लोमेसी से इट हैज साइंड 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ट्रिनिडाड और टोबैको। सिंगापुर का एपीआई एक्ट साइन किया है, सो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उनको मिल जाए। सिमिलरली सीरम इंस्टीट्यूट ने डेंगू ट्रीटमेंट के लिए कोलैबोरेशन किया है फॉर डेली लो मिडिल इनकम नेशंस, राइट। सिमिलरली तो ईस्टर्न अलायंस को ऑफसेट 20 to 25% ऑफ टैरिफ रिस्क, ठीक है। तो ये इस कंटेक्स्ट कह रहे हैं, अगर वेस्टर्न पे टैरिफ लग रहा है तो इंडिया को ईस्ट की तरफ मूव करना चाहिए। तो ये वन ऑफ द वे फॉरवर्ड बन जाता है आपका, कि अगर फार्मा सेक्टर को क्या करना है, तो एक आपका वे फॉरवर्ड बन जाएगा, करेक्ट। तो सिमिलरली उन्होंने चैलेंजेस बताए हैं, तो उसके साथ उन्होंने ये भी उसके अंदर वे फॉरवर्ड बताया है, लाइक प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, वो एक वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है, जिसके अंदर ये डेटा मेंशन कर सकते हो, टोटल ऑफ 16,912 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं अप टिल जून 2025, ये आप मेंशन कर देना ब्रैकेट में। एंड 315 सर्जिकल मेडिकल कंज्यूमेबल डिवाइसेस इस स्कीम के अंदर आती हैं। सो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है फार्मा सेक्टर में, ये मेंशन कर सकते हो। एंड देन वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन में क्या हो सकता है, योर लास्ट पैराग्राफ, दैट इंडिया मस्ट लेवरेज MOUs, इन्वेस्ट दिस मच इन API वाया PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। WTO रिफॉर्म्स पुश करो। सिमिलरली with global pharma sector eyeing $450 billion for India by 2047, collaboration in the form of east-west hybrid, जो हमने यहाँ रीड किया, जो ईस्ट की तरफ पिवट करना चाहिए फार्मा सेक्टर को,
इसने वो मेंशन किया अगेन इनोवेशन वाला कीवर्ड जो हमने ऑलरेडी कीवर्ड क्लास में किए टेम्पलेट में, दैट यू हैव टू मेंशन मोर एंड मोर कीवर्ड्स। तो सी हिंदू आर्टिकल में भी यही कीवर्ड्स मेंशन होते हैं, मतलब 3-4 कीवर्ड मेंशन होते हैं, यही आपको आंसर में लिखना है। इनोवेशन, इक्विटेबल एक्सेस इज द की। Policy makers must diversify boldly, reform swiftly, and secure India's pharma supremacy. This can be a ready-made conclusion for pharma sector. Policy makers को must diversify boldly, reform swiftly, and secure India's pharma supremacy. है ना? This you can directly copy paste in your notes. ऐसे आपको 2 आर्टिकल्स में if you even take 20 minutes तो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो अभी तक फॉर एग्जाम्पल आपके 40 मिनट्स हो गए, आई एम ऑल्सो काउंटिंग टाइम, ठीक है, पर आपने काफी कुछ इसमें से 40 पॉइंट्स निकाल लिए। Okay, next I found is this essay was more related to road accidents, तो ये इतना important नहीं है, you could have skipped this, right? Okay, next is your text and context. अच्छा, ये topic on property registration and titles, it is generally about कि recently state of बिहार में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है समीउल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये डिस्क्राइब करता था प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी एज ट्रॉमेटिक फॉर मेनी इंडियंस। तो इस आर्टिकल को मैं रीड करने से समझ गया दैट दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी कि ये चीज क्या पूछ रहा है मुझसे, है ना। बट आई फाउंड वाज कहीं ना कहीं इसको अगर लैंड रिफॉर्म से या इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं लिंक कर सकता हूँ, क्या इसमें से कोई कंटेंट निकाल सकता हूँ, तो मैं इसको बस ऊपर से रीड किया, अंडरस्टूड यस। व्हेन आई कम टू दिस, इसमें एक लाइंस मेंशन है कुछ लाइक व्हाई लैंड गवर्नेंस इन इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ colonial legislation, complex administrative setups and overburdened judiciary। लैंड गवर्नेंस, ये कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड गवर्नेंस जो इंडिया में जो हमारे जीएसटी टॉपिक में मेंशन्ड है उससे आप लिंक कर सकते हो इस चीज को, करेक्ट, कि उसमें क्या क्या इश्यूज हैं। कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो गया, colonial legislation है, ठीक है, एंड ओवरबर्डन जुडिशरी, तो आप उससे आप इसको लिंक कर सकते हो, करेक्ट, ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आई फाउंड वाज ओके दिस वन, इसका सोल्यूशन क्या मेंशन किया उन्होंने। आप वो इशू आपको पता लग गया इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके सोल्यूशन में कैन यू कोड दैट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस इन सम और अदर टॉपिक ऑफ यूपीएससी। अब वो देखो, इसका सोल्यूशन उन्होंने मेंशन किया है लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, और उस पर उन्होंने फोकस किया है सिंक्रोनाइज रिकॉर्ड कीपिंग टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्रॉड। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स मेंशन है ना, कर्नाटका भूमि प्रोजेक्ट एंड कावेरी सिस्टम, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ योर ई गवर्नेंस। तो आपने यू कुड हैव इग्नोर्ड दिस आर्टिकल, आप कहीं भी देखोगे दिस आर्टिकल इज इग्नोर्ड, है ना, अगर कोई और यूट्यूब पे देख रहा है तो। बट अगर आप इसके अंदर जस्ट ई गवर्नेंस का आप एग्जांपल डाल दो इसके अंदर, कर्नाटका भूमि सिस्टम, कावेरी सिस्टम, तो दिस कैन कम इन योर नोट्स, आप मेंशन कर सकते हो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस इन ई गवर्नेंस। और ये क्या कर रहा है, इट इज लिंकिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स विद रजिस्ट्रेशन, ऑटोमेटिकली अपडेटिंग द ओनरशिप रिकॉर्ड्स, तो ये काम कर रहा है। सेकंड इज टेक वाला काम। टेक में इसने क्या एग्जांपल मेंशन किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक को कैसे यूज कर सकते हैं। उसमें आंध्र प्रदेश का पायलट प्रोजेक्ट यूजिंग ब्लॉकचेन फॉर लैंड रिकॉर्ड्स has halved the land disputes and improved transaction efficiency by 30%. This example with data कि इसने land disputes को half कर दिया and has improved the transaction efficiency by 30%. This should be your best practice in your e-governance again. ये आपका एक differentiator होगा, क्योंकि ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, है ना, कहीं और। तो ये आपको जो न्यूज़पेपर से आपने उठा लिया, which others are ignoring, this you can do, right? मतलब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आपको क्वेश्चन आ गया इन ई गवर्नेंस, या आपको ई गवर्नेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, यू कैन कोट दिस एग्जांपल आंध्र प्रदेश वाली। अच्छा, क्योंकि जनरली व्हाट हैपेंस इज लैंड रिफॉर्म्स में आप पढ़ोगे, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग का रिपोर्ट, इफ अ लैंड डिस्प्यूट इज हैपनिंग इन इंडिया, टू सॉल्व दिस इट टेक्स अबाउट 20 years। इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक प्रोसेस होता है, 20 years लगते हैं। तो उसमें ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लिख सकते हो, कोट कर सकते हो, राइट, कि लैंड डिस्प्यूट्स इंडिया में इतने, तो यहाँ कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। इट हैज हाफ द लैंड डिस्प्यूट, और उसमें से ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज करती, कहीं ना कहीं इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। तो इस पूरे आर्टिकल में जल्दी जल्दी रीड करके आप बस इतना ही पार्ट भी समझ जाते ना, तो आपका कहीं ना कहीं नोट्स में एडिशन कर सकते थे, करेक्ट। नेक्स्ट इज दिस पार्ट। अच्छा, जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है ना, दिस वाज लाइक आई थिंक अभी ऐड हुआ द हिंदू में, आई थिंक 1.5 year कुछ हो गया, पहले नहीं था। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आई फाउंड कि जो सेकंड पेज है ना, इसमें जो बुक्स है ना इंपॉर्टेंट, उनका समरी मेंशन होता है, लाइक उसमें काइंड ऑफ नॉट समरी आई वुड से, बट क्या क्या उसके अंदर थीम है। तो कहीं ना कहीं वो एसेज में, या आप कहीं ना कहीं कंक्लूजन्स में, व्हेन यू आर मेंशनिंग कोट्स, you can also give reference to the books also, especially in your essays, so that you come off as a well read person, correct? So here
मतलब यहाँ पे कभी कोई फिल्म्स का रेफरेंस भी आता है तो कहीं ना कहीं वो भी एसेस के लिए, तो ये जो पार्ट है ना, ये एसे पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्डर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रोमिला थापर विच हु इज अ फेमस हिस्टोरियन इन इंडिया, उनके बारे, उनका रिसेंट बुक के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। तो मैंने उसको जस्ट रीड किया, फाउंड आउट कि मैं उसमें से कोई कोट्स उठा सकूं, है ना। तो माय मेजर मोटिव वाज नॉट टू रीड द होल आर्टिकल, तो अगर उसमें से कोई कोट है या अच्छा कुछ एनेक्डोट है या कोई एग्जांपल है विच आई कैन कोट विद द बुक, तो मैं वो उठाना चाहता था। तो आई फाउंड आउट दैट हर बुक अबाउट स्पीकिंग ऑफ हिस्ट्री, कन्वर्सेशन अबाउट पास्ट एंड द प्रेजेंट, करेक्ट, ये उनका बुक का नाम हो गया, ठीक है। तो उन्होंने इसके अंदर एनेक्डोट मेंशन किया है दैट इट यूज्ड टू बी क्लेम्ड दैट इंडियन कल्चर was different from world culture, मतलब इंडिया का कल्चर वर्ल्ड कल्चर से डिफरेंट था। मतलब जो पीपल ऑफ इंडिया है दे आर मोर कंसर्न विद वैल्यूज लाइक नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस। ऑब्वियसली गांधी जी का रेफरेंस, अशोक का रेफरेंस दिया है और बुद्धा का रेफरेंस दे सकते हो उसमें, है ना। बट what is happening is today is most of the Indians are not associating with these values. So she has said that if you have a society in which ethical values are no longer even discussed, let alone practiced, then you are in a society that will be ruled by mobs and demagogues. This is a very important line which you can give examples India में, not only in India, which with world around में बहुत examples के लिख सकते हो। तो this can be easily used as an anecdote, right? आप एज एनेक्डोट इसको यूज कर सकते हो अपने ऐसे में, करेक्ट। तो आप एज एनेक्डोट इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे विद योर बुक का रेफरेंस, अब अगर फॉर एग्जांपल डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री पे कुछ ऐसे आ जाता है ना। आई थिंक यूपीएससी में एक ऐसे आया था दैट पास्ट इज हिस्ट्री, ऐसा कुछ तो आया था ऐसे। तो वहां से भी आप ये चीज लिख सकते हैं एनेक्डोट इसमें, करेक्ट। आप इसमें और कुछ चीजें लाइक कलोनियल पावर को, इसने यहाँ पे जो कीवर्ड्स देखे लाइक कलोनियल इकोनॉमी ने, जो कलोनियल पावर्स थी, व्हाट दे डिड वाज दे डिवाइडेड द हिस्ट्री इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू रिलीजियस कम्युनिटी व्हिच जेम्स विल रेफर टू एज हिंदू एंड मुस्लिम। दिस कैन बी यूज्ड इन योर कम्युनलिज्म वाला पॉइंट, जो जीएस1 में कम्युनलिज्म होता है ना, वहां पे आप मेंशन कर सकते हो दैट जो आर्टिफिशियली डिवाइडेड हिस्ट्री है, जो एंशिएंट फेज ऑफ हिंदू फेज है, जो मिडिवल फेज है वो मुस्लिम फेज है, दैट वाज डिवाइडेड बाय ब्रिटिश इटसेल्फ, तो उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए, करेक्ट। और अगर आप इस चीज को ऐसे में लिखते हो तो आप जेम्स मिल का नाम लिख सकते हो। जीएस में ये चीजें अवॉइड करते हैं, पर हाँ, अब जेम्स मिल ने इसको डिवाइड किया था, ये आप मेंशन कर सकते हो अपने एसे में, है ना। फिर उसके अंदर अच्छे से उन्होंने काफी अच्छा मेंशन है दैट हाउ इट प्रेजेंटेड मुस्लिम रूलर्स एंड इन्वेडर्स एंड ब्लड थर्स्टी टायरेंट्स, मतलब गुड कीवर्ड्स एंड गुड वोकैबुलरी आल्सो। तो इफ यू रीड दिस योर वोकैबुलरी विल एनरिच आल्सो, करेक्ट। तो इसमें आप इतना यूज कर सकते थे। ऑल्सो मेल डोमिनेटेड हिस्ट्री, ये कहीं ना कहीं आप अगर जेंडर इक्वालिटी पे आता है, यू कैन मेंशन द पेट्रियार्की में, पेट्रियार्की का एक सोर्स पता क्या है, हिस्ट्री भी है। अगर आप हिस्टोरिकली मेल को डोमिनेट दिखाओगे हमेशा, तो कहीं ना कहीं जो आज की कॉन्शियसनेस है उसमें तो ये माइंड में यही आएगा ना दैट मेल्स आर डोमिनेट। इवन दो यहाँ पे एग्जांपल्स मेंशन है लाइक रानी लक्ष्मीबाई, है ना, भक्ति सेंट्स लाइक अंडल इन साउथ इंडिया, लाल डेट इन कश्मीर, मीराबाई इन राजस्थान, दे वर प्रोमिनेंट फीमेल्स। इवन प्रभावती गुप्ता जो गुप्ता रीजेंट थी, दे वर प्रोमिनेंट फीमेल्स जिन्होंने रूल किया है या जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया सोसाइटी को थ्रू भक्ति सेंट्स एक्सेट्रा, बट उनका रोल बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं हिस्ट्री में। जो मेल्स हैं, मेल किंग्स हो गए, मेल सेंट्स हो गए, उनका ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन होती है। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेट्रियार्की, कि पेट्रियार्की को ये सपोर्ट करता है, राइट। तो आप इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हो। मेन थिंग इज आई वांटेड कि यहाँ से कोई बुक का मुझे रेफरेंस मिल जाए सो दैट मैं अपने ऐसे में लिख पाऊँ, करेक्ट। तो आपको इसको ऐसे यूज करना है, राइट। नेक्स्ट इज योर, अब ये आप जनरल पढ़ोगे तो दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज वो कहीं ना कहीं अभी ग्रोइंग इश्यूज है ना, तो आप उसको कर्सरी रीड दे सकते हो। हाँ, दिस आई फाउंड वाज रेड से मार्क किया तो प्रीलिम्स के लिए, दैट इसके अंदर मेंशन्ड है दैट मालदीव में रिसेंटली ये पोर्ट है हनी माधो इंटरनेशनल पोर्ट, हनी माधो इंटरनेशनल पोर्ट। तो ये अगर कहीं ना कहीं एज अ ऑप्शन आ जाता है कि कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, श्रीलंका को, मालदीव को, मलेशिया को, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। दिस यू कैन राइट, है ना, अलग से नोट्स में कि दिस इज अ पोर्टल। हार्डली इट विल टेक, आप डायरी मेंटेन कर सकते हो जहाँ पे ये चीजें लिख सकते हो ना, इट विल नॉट टेक यू हार्डली 10 सेकंड्स, राइट, राइट दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर दिस वन। हाँ, रिपब्लिक डे में रिसेंटली जो आर्मी कंटिंजेंट है ना, आई फाउंड आउट कि यहाँ पे एक स्पेसिफिकली कुछ नए एनिमल्स जो इंडक्ट हुए हैं और उनका मेंशन है। तो यहाँ पे एक बैक्ट्रियन कैमल का मेंशन है। अच्छा, दिस बैक्ट्रियन कैमल, इसका उन्होंने बहुत डिटेल में मेंशन किया हुआ कि लद्दाख में ये इस रीजन तक पाया जाता है, इतना वेट कैरी कर सकता है, मिनिमल वाटर एंड फीड। सो
दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द सेंस के इन्वायरमेंट में इफ यू फाउंड के जो स्पीशीज वाला पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बैक्टीरियन कैमल है, इफ यू रीड अबाउट दिस, इट इज इट इज ऑल्सो नोन एज डबल हम्प कैमल। दो हम्प होते हैं इनके, ठीक है। जो हमारे कैमल्स होते हैं दिस वन राजस्थान में, उनका सिंगल हम्प होता है। जो लद्दाख के अंदर और स्पेसिफिकली नुब्रा वैली में डबल हम्प कैमल पाए जाते हैं। तो आपको अगर इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करना, डबल हम्प कैमल का 2019 में दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर इंडिजिनस टू इंडिया। आई थिंक उसमें महासीर का पूछा था, फिश है, डबल हम्प कैमल का पूछा हुआ था। तो दिस हैज ऑलरेडी कम इन यूपीएससी। तो अगर आपको पता है कि लास्ट 5-6 साल में ये करंट यूपीएससी में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी कैन अगेन आस्क दिस, व्हाई नॉट, है ना। तो बैक्टीरियन कैमल का पूछ सकती है। ऑल्सो आई थिंक यूएन ने 2023 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2023 हो सकता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स घोषित किया था। कैमलिड्स, CAM कैमलिड्स, ठीक है, कैमलिड्स को बताया। तो कैमलिड्स मींस दे आर ग्रुप ऑफ कैमल्स। तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैमल्स, लाइक बैक्टीरियन कैमल हो गया जो हमारे लद्दाख रीजन में मिलता है, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो इंडिया का राजस्थान कैमल हो गया, तो उन्होंने उन सबको उनकी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स बताया था। तो मे बी यूपीएससी को होता है ना, लास्ट 2 साल करंट भी वो करंटली मानते हैं, है ना। तो दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन। तो यहाँ डबल हम्प कैमल का आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली जांस्कार बोनी, जांस्कार से आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा दिस इज फ्रॉम विच रीजन। हाँ, तो स्टिल यूपीएससी आस्क दिस थिंग, राइट। तो इंडिजिनस माउंटेन ब्रीड है फ्रॉम लद्दाख, तो दिस यू शुड ऑल्सो नो कौन से रीजन से है, इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, एंड ये इंडिजिनस है कि इंडिया के नहीं है। बिकॉज यू विल फाइंड दिस कि यूपीएससी विल स्पेसिफिकली प्ले विद दिस वर्ड इंडिजिनस, कि ये स्पीशी इंडिजिनस है, ये क्रॉप इंडिजिनस है कि नहीं है, पपाया इंडिजिनस है कि नहीं है। तो यूपीएससी इज प्लेइंग विद दिस कीवर्ड्स, राइट। वी विल डू दिस इन आवर प्रीलिम्स प्रोग्राम, हम डिस्कस करेंगे इन चीजों को कैसे टैकल करना है। बट फॉर दिस पार्ट यू शुड नो दिस थिंग, राइट। ओके, सो नेक्स्ट आई रेड दिस के मोस्टली इसमें अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मोस्टली एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट थे, राइट। ओके, स्पोर्ट्स सेक्टर से भी अभी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ट्राई के स्पोर्ट्स सेक्टर में क्रिकेट से तो नहीं इतना आएगा। अब अगर ओलंपिक्स हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई शूटिंग का इवेंट हुआ है जिसमें इंडिया का किसी ने या चेस का इवेंट हुआ है, चेस का ओलंपियाड हुआ है, या जिसमें इंडिया का किसी सिटीजन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है या कोई मेडल जीता है, तो फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन वर नॉट आस्क्ड इन यूपीएससी, आई थिंक 2023 में पूछे गए, फिर अभी 2025 में कुछ पूछा एक आध क्वेश्चन, है ना। तो उसके कारण सारा स्पोर्ट्स पेज पढ़ने की नीड नहीं है ना। दे आर मोस्टली कवर्ड विद नॉट दैट इंपॉर्टेंट न्यूज, लाइक मतलब क्रिकेट से कवर्ड है ना। मे भी देख सकते हो अगर यहाँ पे कुछ चेस का इंपॉर्टेंट आ जाता है या फिर कुछ, तो अब वो आप एक रीड दे सकते हो। डोंट वेस्ट मच टाइम ऑन दिस, राइट। आई थिंक अभी हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो इट विल नॉट टेक मोर देन 50 मिनट्स, करेक्ट। तो ये आप देख सकते हो। हाँ, उसके बाद आई हैव ट्राइड कि अगेन जो हमारा मेंस प्रोग्राम मेरा है, हमेशा एक टेम्पलेट बनाना है सब्जेक्ट का कि हाउ टू स्कोर है। सिमिलरली हमने यहाँ टेम्पलेट बनाया कि हाउ टू बेस्ट एनालाइज न्यूज़पेपर, जो हमने आज किया। एटलीस्ट यू हैव लर्न कि हाउ टू थिंक इन न्यूज़पेपर, है ना। तो न्यूज़पेपर को एक पैसिव रीडिंग से क्या होता था, बहुत बोरियत आती है पढ़ने में। अभी एक्टिव रीडिंग करने से क्या हुआ, दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि न्यूज़पेपर को रीड करना ही फन है ना। एक्टिव रीडिंग से मजा आता है न्यूज़पेपर रीड करने का, कि यार इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। यू थिंकिंग दैट आई विल गेट सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस, कि बैक्टीरियन कैमल क्या होते हैं, है ना, उनका कंजर्वेशन स्टेटस का ये पढ़ रहे हो आप, या विलेज डिफेंस गार्ड है उसको कैसे रिलेट किया है, या कोई बुक का आपने पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल उर्मिला थापर का। आई थिंक आपने जितना कुछ न्यूज़पेपर से पढ़ा है ना, इट इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन जो आप पूरा दिन में करोगे, है ना, रिविजन वगैरह। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट जो ए 1 आवर है ना, यू शुड रिलीजियसली गिव टू न्यूज़पेपर्स एंड यू शुड डू एक्टिव रीडिंग। जो ये टेम्पलेट है, इट इज अ जनरल, कि आपको जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि यूपीएससी क्या क्या पूछता है, हेडलाइन नहीं पूछता। यूपीएससी जनरली पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करेगा कि कैसे उस न्यूज में, फॉर एग्जांपल अगर फार्मर प्रोटेस्ट है, तो फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर क्या क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, इट विल नेवर आस्क, राइट। इट विल आस्क एक तो प्रेशर ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशली फार्मर प्रेशर ग्रुप्स, वन क्वेश्चन। एमएसपी की लीगलाइजेशन की बात की है, उसके ऊपर फॉर एंड अगेंस्ट आपको पता होना चाहिए। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट एग्रेरियन जो डिस्ट्रेस है, फार्मर डिस्ट्रेस है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, करेक्ट। आपको उस डायमेंशन में सोचना है कि उसके पीछे थीम्स क्या क्या हैं। तो आपको जो मेन से क्वेश्चन है, यू कैन प्रिडिक्ट, अनलाइक प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के भी आप कर सकते हो प्रिडिक्ट, बट मेंस में क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना ज्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि उनके पीछे थीम्स क्या हैं। हाँ, अगर उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में आपको, जैसे अपने न्यूज़पेपर डेली रीड करोगे, आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे विलेज डिफेंस गार्ड्स हो गया, ये आ सकता है, या बैक्टीरियन कैमल को, क्योंकि आपको पीवाई क्यों पता होना चाहिए उसके लिए।
अगर आपको पीवाईक्यूज पता है, यू हैव रेड योर पीवाईक्यूज प्रीलिम्स के भी, तो आप कहीं ना कहीं ट्रेंड पता लग जाएगा यूपीएससी कहाँ से पूछ रहा है। तो न्यूज़पेपर से आपको इजी होता है रीड करना, एंड यू कैन प्रेडिक्ट कि हाँ दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स दिस ईयर, करेक्ट। तो वही चीज मैंने इसमें एक्सप्लेन किया कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या पूछ सकता है, इंस्टीट्यूशन हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, साइंटिफिक टर्म्स हो गया, वो पूछेगा क्यूबिट्स किस कॉन्टेक्स्ट में पूछी जाती है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, राइट। तो वो साइंटिफिक टर्म हो गया। ये आपको ऐसे इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस कुछ आती हैं, इकोनॉमिक कुछ कंसेप्शन, दैट विल इट विल आस्क दैट थिंग, वेटलैंड्स का फॉर एग्जांपल। अब मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैपिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहेगा यूपीएससी में। इट कैन मेक और ब्रेक योर एग्जाम। व्हाई? 7 to 8 क्वेश्चन आपके मैपिंग के आने हैं, करेक्ट। तो अब उसके अंदर जो मैपिंग है, इसके अंदर आपको एक दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। लाइक अगर तो कोई कंट्री फॉर एग्जांपल वॉर पे है, रशिया यूक्रेन, तो वो सारा रीजन, यूक्रेन का रीजन, वो कर्च स्ट्रेट हो गया, ब्लैक सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया, उसका सारा रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अफ्रीका में कोई इंसिडेंट होता है साहेल रीजन में, तो साहेल रीजन के पास पास जो कंट्रीज हैं, कौन सी रिवर्स है उसके अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो रिवर कहाँ ड्रेन कर रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दैट वाज अ क्वेश्चन के जम्बेजी रिवर वो किस ओशन में ड्रेन करती है ना। तो उन्होंने लिखा था कि अटलांटिक ओशन में करती है या फिर इंडियन ओशन में करती है। तो यू शुड एक्चुअली नो कि उसका डायरेक्शन क्या है रिवर का, नॉट कि हाँ कि वो कौन से रीजन में, उसका डायरेक्शन का इंडियन ओशन में ड्रेन करती है, करेक्ट। बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दैट इज वाई। तो आपको न्यूज़पेपर से कोई भी रीजन लग रहा है कि हाँ ये न्यूज में है, तो उसके आसपास का सारा रीजन आपने एक बार मैप में रेफर कर लो। न्यूज़पेपर आप कैसे न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके सारी एटलस खोल के रख लो, है ना। जस्ट सीखे कौन सा रीजन इंपॉर्टेंट है, जस्ट उसको माइंड में रख लो। तो रेपिटेटिव जब उसकी आप करोगे ना प्रैक्टिस, मतलब कि रेपिटेटिव आप उसको रेफर करोगे, तो आपको मैपिंग इजी हो जाएगा। rather than just एग्जाम से एक मंथ पहले आप मैपिंग पढ़ोगे, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। इट इज द ट्रूथ, राइट। जितना मर्जी आप टेस्ट पेपर लगा लो, मैप आपको डेली करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर डेली नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार तो आपको देख लेना चाहिए अपना एटलास, करेक्ट। मेंस का हमने करा कि कौन से गवर्नेंस चैलेंज आता है, ये एथिकल डिलेमास, जो मुझे लगा कि एनालिसिस में न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंट है। आई हैव रिटन दैट फ्रॉम इशू प्लस एनालिसिस मेंस लेंस के पर्सपेक्टिव से, कि क्या इशू है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसमें व्हाट शुड बी डन, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये चीजें हैं। और हर एक सब्जेक्ट को आपको आपको जीएस का सिलेबस है वो आपके टिप्स होना चाहिए। सेकंड है पीवाईक्यू आपके टिप्स होना चाहिए, है ना। मतलब अ वेरी अनकन्वेंशनल एडवाइस आई वुड टेल यू टू रीड लेस। मतलब अभी प्रीलिम्स आ रहे हैं ना, अभी आप चाहे पढ़ना कम कर दो, डजंट, कोई बात नहीं, बट आप टेस्ट ज्यादा लगा लो, दैट वुड बेनिफिट मच मोर। पढ़ने से, लेक्चर लगाने से वो आप पैसिव लर्निंग कर रहे हो, है ना। अगर आप सेम चीज को ये करते हो, अपना टेस्ट लगाते हो, एक्टिव लर्निंग करते हो, यू विल हिट कि हाँ यार ये मेरा टॉपिक वीक है, तो आप वो ज्यादा फोकस करो। सिमिलरली आप पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, आपको सेम तरीके से एनालिसिस करना आ जाएगा दैट दिस क्वेश्चन कैन कम इन यूपीएससी, या यूपीएससी इस क्वेश्चन को इस तरह फ्रेम करेगा, राइट। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप यही मैंने बात की कि जीएस प्रीलिम्स का, मेंस का, या कौन से सब्जेक्ट से ये न्यूज आई है, या इसका कंसेप्ट या इशू क्या है इसके, ये आपको देखना पड़ेगा। तो आपको एनालिसिस हो जाएगा ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है या नहीं है, करेक्ट। ओके, आइडेंटिफाई द कोर इशू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। कौन से जीएस सिलेबस है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, राइट। ये टेम्पलेट है जस्ट आपको याद रखने के लिए हमेशा, दैट जो हमने क्लास में किया, एक्सेट्रा। अच्छा, उसमें डेटा कैसे निकालना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो डेटा है वैसा उठाओ जो बहुत जगह यूज हो पाए, है ना। बहुत स्पेसिफिक डेटा मत उठाओ। जैसे आई थिंक जो टैरिफ वाले में बहुत स्पेसिफिक डेटा था कि जर्मनी में इतना एक्सपोर्ट करता है, इंडिया इतना एक्सपोर्ट करता है, वो डेटा मैंने मार्क ही नहीं किया, बिकॉज आई नो आई विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर दैट। बट द डेटा दैट इंडिया का जेनेरिक्स 70% जो 70% जो वर्ल्ड का जेनेरिक्स है इंडिया एक्सपोर्ट करता है, वो डेटा मुझे याद रहेगा, है ना। तो दैट डेटा आई विल फेच फ्रॉम दैट। तो ये इस स्टाइल में मैंने बोला कि ज्यादा नंबर्स में ओवरलोड मत करना उसमें, जस्ट सिंपल डेटा, उसका रिपोर्ट या किसने मेंशन किया वही मेंशन करो, वो आपका पॉइंट को अच्छे से, आर्गुमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा या सब्सटेंशिएट कर देगा, राइट। और सर एक्सट्रैक्ट करना कोट्स और आइडियाज विदाउट कॉपिंग। विदाउट कॉपिंग का मतलब डोंट डायरेक्टली कॉपी। हाँ, अगर आपको जैसे इसरो के जो चेयरमैन है, इसरो के सेक्रेटरी है, उन्होंने जो लिखा था वहां पे दिस आर्टिकल, उनके अंदर जो इंट्रोडक्शन इंक्लूजन थी, यू कैन डायरेक्टली कॉपी, है ना। वो आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, पर कहीं जगह होता है जो आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, बिकॉज उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, राइट। तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, है ना। डायरेक्टली कॉपी मत करो, उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट आपको बताना था, बट ऑलरेडी मैंने आपको आर्टिकल में डिस्कस कर दिया स्पेस वाले सेक्टर में, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू गो अबाउट दैट, करेक्ट। ऑब्वियसली हाँ, ये वही
प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछा था, मेंस में, वो मैंने एमएससी वाला एग्जांपल से बताया। सिमिलरली मैंने बहुत एग्जांपल्स कवर किए हैं मैपिंग का। मैपिंग के अंदर डिजास्टर कोई हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई कंट्री में, टर्की में अर्थक्वेक आ गया तो वो रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर साउथ ईस्ट एशिया में आ गया या जापान में अर्थक्वेक आ गया, अभी रिसेंटली देयर वाज अ वोल्केनो इन इथोपिया, तो इथोपिया का रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके पास वाला रेड सी, वो कहाँ पे उसका वो किससे कनेक्ट करता है, इंडियन ओशन है ना, कौन सा वो स्टेट है, बबल मंदेब है उसके आस। इथोपिया लैंडलॉक्ड कंट्री है। इथोपिया कैपिटल क्या है, उसमें से ट्रॉपी ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन क्या पास होता है, ये चीज इक्वेटर पास होता है, क्या पास होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको एटलस को रेफर करना है, राइट। वो आइसोलेटेड नहीं पढ़ना उसको कि हाँ उसमें से वोल्केनो आया, उसमें ये चीजें भी आपको पढ़नी है, करेक्ट। अगर बॉर्डर टेंशन से तो आपको पता होना चाहिए चाइना के साथ कौन से रीजन है। तो डोकलाम कहाँ पे है, एलएसी क्राइसिस है तो उसमें उसको मैकमोहन लाइन किसको कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए चीजें, राइट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट द एटलस का काम करना है, राइट। हाँ, मैंने रेड सी क्राइसिस का एग्जांपल दिया, बबल मंदेब और सुएज कैनाल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली यूक्रेन वॉर में ब्लैक सी, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, है ना। एंड जो मिस्टेक है आपको बता दी कि सब कुछ रीड नहीं करना, सारा आर्टिकल पढ़ने की नीड नहीं होती, और एडिटोरियल्स का क्या क्या आपको चीज उठानी है सब मेमोराइज मत करो, उसमें थीम आइडेंटिफाई करो, उस थीम के अंदर वो पॉइंट लिख लो, राइट। क्योंकि और इसके अंदर आपको सिलेबस आपको याद होगा, पीवाईक्यू पता होंगे ना, तो आपको बाउंड्री सेट करेगा, दीज आर द थिंग्स आई नीड टू राइट एंड दीज आर द थिंग्स आई नीड टू इग्नोर। तो न्यूज़पेपर शुड नॉट टेक यू मोर देन 1 आवर, है ना। अगर प्रैक्टिकली मतलब 1.5 आवर भी लग रहा है कोई बात नहीं, अगर आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो तो, है ना। अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो यू कैन कट दैट, कि हाँ मॉर्निंग में मैं 40 मिनट्स कर लेता हूँ, शाम को 30 मिनट्स ऐसा कुछ कर लेता हूँ, राइट। बट अभी जैसे न्यूज़पेपर मैंने अंडरस्टूड कि हाँ इतना ज्यादा डेली डेली नहीं आ रहा, कभी कभी ऐसा होगा डेली न्यूज़पेपर में आपको हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आता या रेपिटेटिव आ रहा है। कभी कभी फॉर एग्जाम्पल अभी बजट आएगा फरवरी में, राइट। दैट डे रीडिंग न्यूज़पेपर विल, अगर अच्छा इंसान है ना उसको भी 2 घंटे से कम नहीं लगेगा, बिकॉज दैट विल हैव टू मच कंटेंट, बजट का सब कुछ बताया होगा उसमें, इकोनॉमिक सर्वे का कवर होगा। उस दिन का न्यूज़पेपर पूरा दिन भी लग सकता है आपको पढ़ने में, राइट। सो ये कोई सेट बाउंड्री नहीं है, 60 to 90 मिनट्स भी नहीं बता रहा है ना, दैट कैन ऑल्सो टेक अप टू 2 आवर डिपेंडिंग ऑन कि न्यूज़पेपर के कितना कंटेंट है। गो बाय क्वालिटी का कितना कंटेंट है, डोंट गो बाय कि मुझे ये टाइम सेट करके इतना ही न्यूज़पेपर में टाइम देना है। गो बाय कितना कंटेंट आज आया उसमें, है ना। आधा घंटा दिन में एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, वो कुछ इशू नहीं क्रिएट करेगा, आपको बेनिफिट ही करेगा, राइट। तो आपको ये देखना है। सिमिलरली मैंने कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, यू रीड अबाउट दिस, कि उनमें से कैसे मैंने प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन मैप किए हैं, राइट। तो आपको एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। लाइक मेजोराना चिप है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की, वो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। अब उसके पीछे आपको मेजोराना चिप क्यों इंपॉर्टेंट है, वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि किसके रेफरेंस में पूछा है। मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, व्हाट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी, है ना, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, राइट। क्या उसके अंदर कोई इश्यूज है, इंडिया उसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, लाइक नेशनल क्वांटम मिशन। तो प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का अच्छे से सेग्रीगेट करके आपको पता होना चाहिए इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, राइट। बाकी ऐसे मैंने एग्जांपल किए विच यू कैन रेफर। अच्छा ये मैप टाइप बनाया सो दैट यू कैन रेफर कि हाँ इसमें ये प्रीलिम्स का ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है सेग्रीगेट, और ऐसे आपको मेंस का सेग्रीगेट करना है। सो आई होप सो अभी आज के लेक्चर में यू हैव अंडरस्टूड कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, कि व्हाई यू शुड रीड दिस, है ना। अब आपको जो स्टार्टिंग में से क्वेश्चन मैंने आपको पूछे थे दैट इफ यू शुड स्किप न्यूज़पेपर, क्या आपको करंट अफेयर मैगजीन ही फॉलो करनी चाहिए, या आपको न्यूज़पेपर में कितना टाइम लग रहा है। आई थिंक वो क्वेश्चन मैंने अलग से तभी एड्रेस नहीं किए, क्योंकि आई न्यू दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस लेक्चर आपको ये ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि न्यूज़पेपर में वैल्यू है। इफ यू आर रीडिंग एनीथिंग, इफ यू आर गिवन 1 minute टू एनीथिंग इवन इन योर लाइफ, यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या वो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। सिमिलरली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो व्हाई नॉट गिव इट टाइम, राइट। सो विद दैट विल एंड द लेक्चर। Okay. So if anyone has any doubt, they can ask, है ना, अभी।